So as you all know, in the previous lecture, we have covered the leadership approaches, ki how leadership is important for strategic implementation. And now we are going to do corporate culture and strategic management, जो हमें ये बताता है कि एक strategic culture, एक organization का culture जो है एक successful implementation में क्या रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में. So a company's culture is manifested in the values and business principles that management preaches and practices. तो कल्चर में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं देखते हैं. सबसे पहले कॉर्पोरेट स्टोरीज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, कोर वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, अप्रोचेस टू पीपल मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स लाइक सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स. तो ये एक ये पॉइंट है. एटमोसफेयर दैट परमिट्स इट्स वर्क एनवायरनमेंट, वो ऐसा एटमोसफेयर जो वर्क एनवायरनमेंट को परमिट करे. तो ये सारी चीज़ों को मिला के कल्चर जो है वो बनता है. एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की तरह होता है. जैसे एक आम बंदे की पर्सनैलिटी जो है उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसके एक्शंस को, उसके ओपिनियंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. इसीलिए जो कल्चर है उसकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है if we want to successfully implement our strategies. तो that's why एक स्ट्रेटेजिक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे कल्चर के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए. So the following measures are helpful in building a strategy supportive culture. तो अच्छी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि जहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है इजीली इम्प्लीमेंट की जा सके, तो उसके लिए सपोर्टिव कल्चर होना ज़रूरी है. तो सपोर्टिव कल्चर करने के लिए या बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहला एम्फसाइज की थीम्स और डोमिनेंट वैल्यूज़. तो सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं या डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें जोर दिया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक लॉयल्टी, ऑनेस्टी, क्वालिटी, फेथफुलनेस. तो ये होती है की थीम्स या डोमिनेंट वैल्यूज़ जिन पे एक फर्म ज़्यादा फोकस करना चाहती होती है. उसके बाद स्टोरीज एंड लेजेंड्स. तो कई बार एक स्ट्रेटेजिक लीडर कई तरह की स्टोरीज यूज करता है कि लेजेंड्स की एग्जांपल्स इस्तेमाल करता है ताकि एक अच्छा कल्चर जो है मेंटेन किया जा सके. अगर कल्चर अच्छा होगा तो ही इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो सकेगी. रिवॉर्ड्स. अब रिवॉर्ड्स में क्या आ जाएगा कि एक रिवॉर्ड्स क्लियर करने की, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको क्या क्या रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. क्योंकि अगर रिवॉर्ड्स होंगे तो ऑब्वियस है कोऑर्डिनेशन रहेगी, सपोर्टिव कल्चर विल बी देयर इफ रिवॉर्ड्स आर देयर. अगर रिवॉर्ड्स नहीं है तो बंदा कहेगा काम करने में मुझे मिलना क्या है. तो फिर सपोर्टिव होने की बजाय वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है. तो दैट्स वाई रिवॉर्ड्स जो है वो मोटिवेट करते हैं एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को और कोऑर्डिनेशन को. एंड नेक्स्ट इज रिक्रूटिंग एंड हायरिंग. नए मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर हम वो रिक्रूट कर रहे हैं तो उन्हें अगर अलग अलग कल्चरल वैल्यू से हायर किया जाए या रिक्रूट किया जाए, अलग अलग एरियाज से, अलग अलग रीजनल बेसिस से, तो वहाँ से नए नए कल्चर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि कल्चरल वैल्यूज जो है बढ़ेंगी. तो रिक्रूटिंग या हायरिंग भी सपोर्टिव कल्चर को बढ़ाने में हेल्प करती है. रिवाइजिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अब जो पॉलिसीज पुरानी बनती आई हैं, प्रोसीजर जो पुराने बनते आए हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज करना. क्योंकि देखो कल्चर में चेंजेस आते रहते हैं और जो पॉलिसीज हैं प्रोसीजर हैं उनमें भी चेंज आना ज़रूरी है. अगर वो वैसे के वैसे रहेंगे तो एक सपोर्टिव कल्चर होने की बजाय एक कन्फ्लिक्टेड कल्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स. जो एक लीडर है, स्ट्रेटेजिक लीडर, वो अगर लीड करना चाहता है तो एग्जाम्पल इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी खुद की, कि एक लीडर अपने आप की एग्जाम्पल दे सकता है काम के लिए. अगर वो अपनी एग्जाम्पल दे रहा है तो वो लीड कर सकता है. अगर एग्जाम्पल अच्छी है, अगर खुद वो पहले काम कर रहा है फिर बाकियों को मोटिवेट कर रहा है, एफर्ट्स उसके लीडर के खुद ज़्यादा है और दैट्स वाई फिर अपने आप एम्प्लॉयज़ जो होंगे मोटिवेट होंगे जिससे एक सपोर्टिव कल्चर क्रिएट हो जाएगा, जिससे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो है काफ़ी आसान हो जाएगी. सेरेमोनियल इवेंट्स. सेरेमोनियल इवेंट यहाँ पे ये है कि अगर किसी का बर्थडे है या कोई त्यौहार है, होली आ गई, दिवाली आ गई, दुर्गा गोविंद सिंह का बर्थडे आ गया, कोई भी ईद आ गई जैसे आज ईद है, तो ऐसे इवेंट्स करवाए जाए ताकि एक शेयर्ड कल्चर बना रहे, एक सपोर्टिव कल्चर बना रहे जिससे कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत ना आए.
ग्रुप गैदरिंग्स, टाइम टू टाइम गेट टुगेदर करना, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है सपोर्टिव कल्चर को। सो ये पॉइंट्स हैं जो सपोर्टिव कल्चर को मोटिवेट करते हैं, और सपोर्टिव कल्चर इसलिए नीडेड है क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो सपोर्टिव कल्चर शुड बी देयर। Next is personal values and ethics. These are also needed while we are implementing the strategy. So if we want successful strategic implementation, then personal values and ethics are needed. So ये होते क्या हैं देख लेते हैं। values, personal values and core values all refer to the same thing. ये तीनों चीजें सेम है। अब इनका मतलब क्या है? They are desirable qualities, standards or principles. Values are a person's driving force and influence their actions and reactions. Ethics is defined as a discipline dealing with what is good and bad, right and wrong, or moral duty and obligation. तो ये वैल्यूज हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें कुछ एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, और एथिक्स होते हैं जो हमें अच्छे और बुरे के बीच फर्क बताते हैं। तो एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। सो एथिक्स हेल्प्स अस टू डिसाइड द व्हाट इज गुड और बैड, मॉरल और इमोरल, फेयर और अनफेयर। एंड इस तरह से मतलब एथिक्स में बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मॉरल प्रिंसिपल जो है वो हमारे जो बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करते हैं। सो एथिक्स सर्व एज अ मॉरल कंपास टू गाइड आवर एक्शंस। देयर आर मेनी सोर्सेज फॉर एन इंडिविजुअल एथिक्स। अब एथिक्स कहाँ से आते हैं? एथिक्स मेनली फैमिली बैकग्राउंड से, रिलीजियस बिलीफ से, कम्युनिटी स्टैंडर्ड से एंड एक्सपेक्टेशन से। तो एथिक्स और जो हमारे वैल्यूज हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वैल्यूज हमारे बिहेवियर को गवर्न करती हैं और एथिक्स हमें सही और गलत के बारे में बताती हैं। और सही और गलत का हमें सोसाइटी से तब पता लगेगा, हमारी फैमिली से पता लगेगा, हमारे रिलीजियस बिलीफ से पता लगेगा। तो एन एथिकल, और इसी तरह एथिक्स और मोरल वैल्यूज इनका होना एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है। सो एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ड्राइवन बाय एथिकल वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी। Such values shape the search for opportunities, the design of systems, and the decision-making process of the organization. They provide a common frame of reference that serves as a unifying force across different functions and employee groups. Organizational ethics define what a company is and what it stands for. तो ऑर्गेनाइजेशन जो एथिक्स है वो ये बताते हैं कि एक कंपनी क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंपनी सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट कर रही है। तो इसीलिए एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है उसकी मॉरल वैल्यूज क्या है, तो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन से रिलेट करता है। तो अप्रोचेस टू एथिक्स है फिर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करती है एथिक्स को फॉलो करने के लिए? तो सबसे पहले ये यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मॉरल बिहेवियर है वो ये माना जाता है कि मॉरल बिहेवियर इज वन दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जितना ज़्यादा मॉरल बिहेवियर होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। इसे कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। इंडिविजुअलिज्म अप्रोच है नेक्स्ट। ये अप्रोच कहती है कि एक्ट्स आर मोरल व्हेन दे प्रमोट द इंडिविजुअल्स बेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द ग्रेटर। कि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरे किए जाएं या इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म अप्रोच। नेक्स्ट इज moral right approach. According to this approach, the fundamental rights and liberties should be respected. तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑफ फ्री कंसेंट है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, राइट ऑफ फ्री स्पीच है, राइट टू ड्यू प्रोसेस है, राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी है। ये जो राइट्स हैं हमारे, इनको प्रोटेक्ट करना इसे कहते हैं मॉरल राइट्स अप्रोच। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। जस्टिस अप्रोच। अब यहाँ पे जस्टिस अप्रोच है किससे भेदभाव ना करना, ठीक है, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर या प्रोसीजर्स के आधार पर। तो ये सारा दैट इज नोन एज जस्टिस अप्रोच। तो ये अप्रोचेज जो है एथिक्स में फॉलो की जाती हैं, जा सकती हैं। उसके बाद है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोसाइटी को सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, चैरिटेबल वर्क्स हो सकते हैं, लोग सोसाइटी रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया कि आपने हॉस्पिटल खुलवा दिए,
एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी सोसाइटी को, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया, या एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए हॉस्पिटल डिस्पेंसरी खुला दी, या उनके बच्चों को स्कूल या स्कूल या कॉलेज में फ्री एजुकेशन दे दी, या वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। दीज आर ऑल आर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। अगर CSR फॉलो हो रही है तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू implement the strategy successfully and easily.